हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेक्शन 3 2024 पेपर 1 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ऑलरेडी हो चुका है। तो सेक्शन 3 में 8th क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग। 8th क्वेश्चन में कह रहा है कि 3x प्लस 2y। ठीक है, वी हैव 3x प्लस 2y इज इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग और 2x माइनस। बेसिकली हम लोग को इन दोनों टर्म को सॉल्व करना है। तो इन दोनों टर्म्स को बारी बारी से ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं हम लोग। लॉग ए 18 का होल पावर 5/4 को सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लॉग बेस अपना कितना है 3√2। तो जो आर्गुमेंट में चीज़ है उसको भी हम लोग 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 का होल स्क्वायर, राइट। और बाहर अपना 5/4 है ही, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2। तो ये तो सिंपली हो गया 5/2। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड चीज पे विच इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग बेस कितना दिया है बी इज 5 1/6 √6। अच्छा, तो ये दिया है 5 का पावर 1/6 इंटू 6 का पावर 1/2 का होल पावर -1 दिया है। ठीक है, और आर्गुमेंट में कह रहा है 1080। तो 1080 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 216 का होल पावर 1/2। ठीक है, ओके। तो ये एक पावर तो माइनस में बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग 5 का होल पावर 1/6 इंटू 6 का 1 पावर 1/2। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 1/6 इंटू 6 का क्यूब है ये। तो हम लोग 1/2 लिखते हैं और देखते हैं कि क्या डालने पे अपना काम बनेगा, राइट। 6 का क्यूब है ना, ओके। तो यहाँ पे अगर पावर 6 डालते हैं तो काम बन रहा है क्या, बस हमको ये देखना है। तो नहीं नहीं, मुझे 3 डालना पड़ेगा। 3 डालना पड़ेगा 3 डालने पे, क्योंकि यहाँ पे 6 का पावर 3/2 है और यहाँ पे 5 का पावर 1/2 है। तो अगर 3 डालूंगा तो ये बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखो, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तो हमारे पास आ गया, इसका वैल्यू हो गया -3। ठीक है, अब हमें अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया, तो इनको सॉल्व ही तो करना है, क्या ही करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो एक तो हमारे पास हो गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग, सॉरी लॉग तो ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर चुका है। ठीक है, विच इज -3। इन दोनों को सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -6। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो, तो 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x। और ये हो गया 5/2 -6, मतलब -7/6 आई गेस सो, सॉरी -7/2 होगा इन दोनों को जोड़ने पे। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2। अब इस x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो। ठीक है, जैसे कि 2x प्लस 3 कितना दे रहा था y, तो यहाँ पे x के वैल्यू को रखोगे तो ये कितना हो जाएगा -1। 2 इंटू -1/2 और ये हो जाएगा 3, मतलब y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू हो गया 2। सिंपल। अब मुझे इसका वैल्यू बताना है, तो 4x प्लस 5y का वैल्यू बताना है। तो कैसे बताएंगे, 4x -1/2 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो गया -2 प्लस 10, सो आंसर विल बी 8। तो हमारा आंसर कितना हो गया 8 हो गया। ओके, 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, x पावर 4 प्लस ax³ प्लस bx² प्लस c। कह रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल है विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि सपोज i√3 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो एक तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो x कॉमन आ रहा है, मतलब एक रूट हो गया 0 और एक बोल रहा है i√3। तो अगला रूट क्या हो जाएगा -i√3। मैंने बताया भी है कि जब भी रूट्स होते हैं तो कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे कहने का मतलब कि कॉम्प्लेक्स रूट या फिर इरेशनल रूट हमेशा कॉन्जुगेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोफिशिएंट रियल है तो।
इस केस में है नहीं, ठीक है। तो बोला है रियल कोफिशिएंट, ठीक है, ए बी रियल है। तो अब तो हमारे पास आ गया कि हमारे पास पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है वो है 4x³ प्लस 3ax² प्लस 2bx, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक्स तो एक कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x² प्लस 3a प्लस 2b इक्वल टू 0। एक्स को 0 की तरफ फेंक दिया, ठीक है, तो हमारे पास ये बच गया। इसका मतलब कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, एक तो रूट हो गया i√3 और दूसरा रूट क्या हो गया -i√3। सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, तो -b/a लिख दिया। तो इसका मतलब यहाँ से a कितना आ जाएगा 0। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, तो i√3 इंटू -i√3 ये आ जाएगा c/a, मतलब 2b/4। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा -3, नहीं i² इज -1 प्लस 1, तो ये 3 ही आ जाएगा। तो 2b/4 इज 3, मतलब कि b का वैल्यू कितना आ गया 6। तो जब b का वैल्यू 6 आ गया तो उसको पॉलिनोमियल में रखते हैं, तो हमारा f ऑफ x कितना हो जाएगा, a और b के वैल्यू को रखने के बाद x⁴ प्लस 0 इंटू x³ होगा, तो वी विल नॉट राइट दैट। फिर आएगा 6x² प्लस c, और हमें ये भी दिया है कि f(1) -9 है, दैट इज ऑलरेडी बिन गिवन कि f(1) कितना होगा 1 प्लस 6 प्लस c, ये -9 दिया गया है, राइट। ओके, तो यहाँ से c का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा -9 एंड -7 विल बी -16। ओके, तो हमारे पास जो f ऑफ x हो गया उसका x⁴ प्लस 6x² -16, तो -16 मतलब 8 एंड 2 ना, फैक्टर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो एक तो हो जाएगा 8x² माइनस 2x² -16। तो एक काम करते हैं, यहाँ से x² को कॉमन लेते हैं, तो एक तो आएगा x² प्लस 8, और यहाँ से -2 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा x² प्लस 8। तो हमारे पास दो फैक्टर बन गया, एक तो x² प्लस 8 आया और दूसरा x² -2, ठीक है। तो x का वैल्यू एक तो हो गया ±√2 और एक हो जाएगा x का वैल्यू ±2√2 आयोटा, ठीक है। तो ये चार रूट्स आ गए, α1, α2, α3, α4। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि α1 का स्क्वायर प्लस α2 का स्क्वायर प्लस α3 का स्क्वायर प्लस α4 का स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, -√2 का स्क्वायर 2, और 2√2 i का पहले मॉड लोगे तो वो 2√2 हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो 8 आ जाएगा, और इसके लिए भी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो मतलब कुल मिला के हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20, ठीक है। ओके, अब आते हैं थर्ड 10th वाले क्वेश्चन, राइट। 10th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दिया गया है और कह रहा है कि जो एलिमेंट है वो 0 और 1 ही होनी चाहिए, ABCDE की बात हो रही है, ठीक है। 0 और 1 में से ही कुछ लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं लेना है। और कह रहा है डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है -1 से +1, ठीक। तो हम लोग को बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस क्या है, एस तो मैट्रिक्स है, ऐसे कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा तुम्हारा D माइनस E प्लस C इंटू B माइनस ए, ठीक है। अच्छा, तो डिटर्मिनेंट 1 और -1 हो रहा है, ठीक। अब देखो, तो डिटर्मिनेंट को एक बार वन करने का तरीका क्या है, वन करने का एक तो तरीका है कि डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी लिखते हैं, ई लिखते हैं, सी लिखते हैं, बी लिखते हैं, ए लिखते हैं। तुम लोग वैल्यू इसमें रखना और देख के बताते रहना, सोचते रहना, मतलब एक बार डी को 1 रखो, ई को 0 रखो, ठीक है, और सी को 0 रखो, और सी को 0 रखो मतलब बी और ए को कुछ भी रख सकते हो। तो पहले केस में हम क्या करते हैं 0 और 1 लिख दिए, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं 1 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं 0 0 भी लिख सकते हैं, 1 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे तरीके हो गए यहाँ से, मतलब ये सब चीज़ सेम है, 1 0 0 1 0 0 1 0 0, ठीक है। इस केस में डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, रख के देखो तुम लोग एक बार।
ठीक है, एक तो ये हो गया। चलो और कोई तरीका है? और एक तरीका है कि सी को 1 रख देते हैं, बी को 1, डी और ई को बराबर कर देते हैं। बराबर करने का मतलब कि इसको 1 रखें तो इसको भी 1, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। और सी को 1 रखते हैं, बी को भी 1 रखते हैं, इसको 0 रखते हैं। तो मतलब इस वाले पार्ट को अब मुझे 1 बनाना है, तो मेरा टारगेट ये है। ठीक है, तो चलो देखो, तो इसको 1 1 रख दिया तो डी माइनस ई वाला पार्ट तो 0 हो गया। तो यहाँ पे 1 रख दो और यहाँ पे भी 1 रख दो, यहाँ पे 0 रख दो। एक तो ये तरीका हुआ। एक तो दोनों को 0 0 रख दिया, यहाँ पे 1 1 0, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और कोई तरीका है क्या? एक और तरीका है। एक तो ये हो गया, और ऊपर वाले केस में ही हम लोग जब 1, देखो थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ मैं। ओके, थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं। ऊपर वाले में ही जब हम डी और डी को 1, ई को 0 रखते हैं, तो और रखा जा सकता था। कैसे रखा जा सकता था? मैं कहूँगा देख, इसको 1 रखा, इसको 0 रखा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? इस पार्ट को 0 बनाना है, तो बी और ए को बराबर रखो एक बार। तो बी और ए को बराबर मतलब कि यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 0 0 रखो, तब भी डिटर्मिनेंट 1 आएगा। देखो, और 1 0 1 1 1 रख दो। ठीक है, तब भी डिटर्मिनेंट 1 आएगा। ठीक है, तो इस केस अब ये टोटल कैसे, इससे ज़्यादा बन नहीं सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डिटर्मिनेंट 1 बनाने के लिए हमारे पास कितने केसेस आ रहे हैं? 8। तो उसी तरह डिटर्मिनेंट -1 बनाने के लिए भी कितने केसेस आएंगे? 8। तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे हमारे पास? 16। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट -1 बनाने के लिए चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग ऐसे ही 8 केसेस वहाँ भी बना सकते हैं। इस केस में तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर? 60। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। ग्रुप बनाने वाला, जैसे ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं, जिनको एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और जेड ग्रुप में, एक्स के ग्रुप का साइज क्या है? 2, वाई ग्रुप का साइज क्या है? 3, जेड ग्रुप का साइज क्या है? 4। ठीक है, ऐसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। सपोज दैट S1 कैन नॉट बी सेलेक्टेड फॉर S। ठीक है, इसमें कह रहा है कि S1 S2 S9 ऐसे लोग हैं, तो S1 X में नहीं आना चाहिए, S2 Y में नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब ग्रुप तो बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या है? S1 X में नहीं आना चाहिए और S2 Y में नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल ग्रुप बना लेंगे, और टोटल में से क्या करेंगे? S1 को X में ले लेंगे और Y1 को X में, S2 को Y में ले लेंगे। टोटल बना लिया, उसमें से जिसमें S1 X में है और S2 Y में, उसको घटा दिया। ठीक है, तो और एक ऐसा भी केस बनेगा जिसमें S1 भी ना हो और S2 भी ना हो। ठीक है, तो वो केस भी हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला केस जिसमें S1 किस में है? X में ना हो। ठीक है, मतलब नॉट इंक्लूडेड। नॉट इंक्लूडेड वाला तो माइनस हो गया। इंक्लूडेड वाला जब दोनों एक्स और वाई में हो, मतलब S1 एक्स में हो और S2 वाई में हो। ठीक है, तो देखो टोटल कितना ग्रुप बन जाएगा? 9 फैक्टोरियल, 9 लोग हैं। एक 2 का ग्रुप बनाना है, 3 का, 4 का, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब S1 को तुम एक्स में इंक्लूड कर लो, तो S1 ऑलरेडी एक्स में है और 2 लोगों का मेंबर बनना है। ठीक है, और एक लोग इंक्लूड हो गया, तो हमारे पास टोटल लोग कितने होंगे? 8 लोग होंगे। और S1 में एक लोग इंक्लूड है, तो एक ही लोग को ऐड करना है, तो 1 फैक्टोरियल, बाकी सब सेम रहेगा। उसी तरह S2 को जब Y में इंक्लूड कर रहे हैं, तो टोटल लोग 8 हो गए, क्योंकि 9 थे तो एक तो इंक्लूड हो गया, तो 8 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि S2 में तो कोई चेंजेस नहीं है, 2 फैक्टोरियल, लेकिन Y में एक S2 आ गया ऑलरेडी, तो 3 थे तो एक तो आ गया, तो 2 ही बचा, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब कह रहा है कि S1 को X में ले लो, Y S2 को Y में ले लो, इंक्लूड कर लो, दोनों को इंक्लूड कर लो। ठीक है,
तो ये वाला केस माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको अलग से ऐड कर रहे हैं। तो S1 को x में ले लो और S2 को y में ले लो, तो दो लोग इंक्लूड हो गए, मतलब 7 फैक्टोरियल। और S1 x में इंक्लूडेड है मतलब 1 फैक्टोरियल, S2 y में इंक्लूडेड है मतलब 2 फैक्टोरियल, और ये तो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको तुम लोग काउंट कर लो, जितना भी आंसर आएगा दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, ओके। ये इंक्लूजन प्रिंसिपल हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं, वहीं से है। ठीक है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मतलब पूरा प्रिंसिपल अगर एक्सप्लेन करने लगूंगा तो इट विल टेक टाइम। इट इज सपोज टू बी लाइक कि आप लोग पढ़ के आएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो ओ पी वेक्टर दिया है, ओ क्यू वेक्टर दिया है, ओ आर वेक्टर दिया है। ठीक है, अल्फा बीटा इसमें अननोन, तो कह रहा है कि आर माइनस अल्फा बीटा जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर कह रहा है ओ पी क्रॉस ओ क्यू डॉट ओ आर इक्वल टू जीरो, मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट इनका जीरो दिया है। तो अल्फा बीटा टू और इस प्लेन पे लाई करते हैं, तो एल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है, तो क्या करते हैं, पहले रो में ओपी वेक्टर लिखते हैं, फिर ओ क्यू वेक्टर और ओ आर वेक्टर, और उनका डिटर्मिनेंट क्या कर देंगे, जीरो। ओके, तो पहले वही काम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक तो हो गया अल्फा माइनस वन बाई अल्फा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं वन माइनस वन बाई अल्फा। ठीक है, और ये वन है, ये वन है, और ये हो जाएगा वन माइनस वन बाई बीटा, और ये भी वन है, वन। ओके, वन वन एंड वन बाई टू है। ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो एक तो है कि डायरेक्ट एक्सपैंड कर दो, या फिर थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगा दो। ओके, तो एक एक चेंजेस करते हैं, आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस आर वन कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर टू माइनस आर थ्री कर दो, तो आर वन तो चेंज नहीं हो रहा है, तो एज इट इज़ लिख दिया, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन बीटा, वन माइनस वन बाई टू हो जाएगा, वन 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 बाई टू। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो, और भी ज़ीरो बना लिया जाए, रहने तो कितना ही ज़ीरो बनाओ, अब एक्सपैंड कर दो। ओके, वन माइनस वन बाई अल्फा इंटू माइनस वन बाई टू बीटा माइनस वन बाई टू। ठीक है, प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई बीटा इक्वल टू ज़ीरो, यही है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस वन बाई टू बीटा माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई बीटा इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यही आ रहा है, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, और इधर से हमको क्या मिल जाए, सॉरी वन बाई टू कैंसिल होगा, ये कैंसिल नहीं होगा भाई, ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन बाई बीटा माइनस वन बाई टू बीटा, ये कितना आ जाएगा, वन बाई टू बीटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, वन बाई टू अल्फा बीटा। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमको, हाँ, ये देखो, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये छोड़ दिया, वन बाई टू अल्फा इक्वल टू जीरो, ये छूट गया था, इसको कहीं कोने में ऐड कर लो। अब एलसीएम ले लो, तो अल्फा बीटा टू को उठा के जीरो की तरफ फेंको, कोई ज़रूरत नहीं है उसका, अल्फा प्लस वन प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस वन। अब इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब कह रहा है अल्फा बीटा टू इस प्लेन के इक्वेशन में लाई कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई करेगा, तो रखो थ्री इंटू अल्फा प्लस थ्री इंटू बीटा माइनस टू प्लस एल इक्वल टू ज़ीरो। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस वन, तो थ्री को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री, तो अल्फा बीटा आएगा, उसके जगह माइनस वन रख दिया, तो माइनस टू प्लस एल इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एल का वैल्यू कितना आ गया, फाइव। ये इस तरह से हमारा 12th क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, ओके, कमिंग कमिंग टू 13th क्वेश्चन। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्स बी a रैंडम वेरिएबल डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स टेक्स द वैल्यू एक्स। ठीक है, तो इसमें दो एक्स है, एक तो कैपिटल एक्स है, एक स्मॉल एक्स है। तो एक्स पे जो प्रोबेबिलिटी आ रही है उसको पॉइंट्स की तरह कंसीडर किया जा रहा है, मतलब एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो एक्स तो एक कोऑर्डिनेट हो गया, और उसका प्रोबेबिलिटी वाई कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। एक्स का वैल्यू 0 1 2 3 4 ही लेना है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी जो इनमें नहीं होगा। तो कह रहा है कि मीन इतना दिया है, वेरिएंस इतना दिया है, देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज।
ओके, लेट मी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। उसमें कितने पॉइंट्स है? 5 पॉइंट है। तो लेट से एक पॉइंट है P1 विच इज़ 0, P1 मतलब P0। फिर है पॉइंट P2 विच इज़ 1, P1। फिर है P3 विच इज़ 2, P3 सॉरी P2। फिर है P4, ये क्या हो जाएगा 3, P3। फिर है P5 विच इज़ 4, P5। ठीक है। अब कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा तो इनके स्लोप्स को थोड़ा बराबर किया जाए। मतलब स्लोप ऑफ P1, P2 विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ P2, P3, है कि नहीं? अब स्लोप ऑफ P1, P2 क्या हो जाएगा? P1 माइनस P0 1 - 0 इज इक्वल टू P3 माइनस P1 बाई 2 - 1। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया? P1 माइनस P0 इज इक्वल टू P3 माइनस P1। तो यहाँ से तो 2P1, ओके 2P1 इज इक्वल टू क्या आ गया? P2 कहाँ गया भाई? दिस इज P2, P0 प्लस P2। ये तो AP में आ गया P0 P1 P2। इसका मतलब कि जो गिवन प्रोबेबिलिटी है 0 1 2 3 4 ये सब AP में रहेंगे। तो जब AP में रहेंगे तो कुछ तो पता चला। नाउ वी विल ड्रॉ ओके। चलो भाई सीधा बना लिया गया। चलो ठीक है। तो ये x हो गया, ये उनकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है। तो ये 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। अब उनकी प्रोबेबिलिटी AP में है। तो हमारे पास कितने टर्म है? 5 टर्म्स। अगर AP में लेना है तो हम लोग क्या करते हैं? पहले टर्म को क्या करेंगे? ए ले लो। तो ये वाला क्या हो जाएगा? A - D। ये हो जाएगा A - 2D। और ये हो जाएगा A+D। और ये हो जाएगा A+2D। ठीक है। अच्छा, नीचे वाला क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो सम कितना होगा प्रोबेबिलिटी का? 1 होगा। इसका मतलब 5A इज इक्वल टू 1। तो A का वैल्यू कितना हो गया? 1/5। ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ A है वहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं? 1/5। ओके। तो वहाँ यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं? 1/5। यहाँ भी 1/5, यहाँ भी 1/5, 1/5 एंड 1/5। ठीक है। तो ये 5 प्रोबेबिलिटी हो गई। अब दिया गया है कि मीन मीन दिया गया है 5/2। ठीक है। तो मीन क्या होता है? सिग्मा xi p ऑफ xi, यही तो होता है। इसका सम कितना दिया गया है? 5/2। तो बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे, लेट मी टेक द पेन। हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और सबका क्या कर दो? सम कर दो। वही मीन होता है। तो हमारे पास क्या आएगा? 1 × 1/5 माइनस 0 वाला तो कोई मतलब ही नहीं। एक तो आ गया 1/5 - 2। फिर आ गया 2/5। ठीक है। फिर आ गया 3/5 प्लस 3D। ओके। फिर आ गया 4/5 प्लस 8D। ये इसका सम हो गया 1/। ठीक है। इसका सम 1 आ गया। अब देखो 3 2 5 1 6 6 4 10 10/5 तक 2 हो गया। और 8 3 11 माइनस 2 मतलब 10D। 10D इज इक्वल टू 1 हो गया। एक सेकेंड। कुछ छूट रहा है क्या? 3 3 2 5 1 6 4 10/5 तो D कितना हो गया? 8 3 11 माइनस 1 10। क्या छूट रहा है देखते हैं। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है भाई। 5A इज इक्वल टू 1 तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मीन 5/2 दिया था ना, मैं इसको 1 के इक्वल किया था इसीलिए मैं
ये तो 5/2 है राइट। सो 10d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/2 माइनस 2 मतलब 1/2, तो d का वैल्यू हो गया 1/20। ठीक है, अब d के वैल्यू को हम लोग वो जो दिया गया है उसमें रखते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा कॉपी कर लिया जाए भाई, क्योंकि ये वापस से काम आने वाला है। कॉपी, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। कहाँ गया भाई, कहाँ गया तू, ले, कहीं तो हो रहा है ये कॉपी पेस्ट, दिख नहीं रहा है। ओके, छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, अब 1/5 माइनस 2d का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं पहले। 1/5 माइनस 2 इंटू 1/20 मतलब 1/10, तो ये तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/20। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर में पता चलेगा तुम लोग को। 4/20 को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं, अब 4/20 में 1/20 ऐड कर दो, क्योंकि टर्म्स AP में है। ठीक है, तो अगर एक सेकेंड, 1/5 माइनस 2d था ना, तो ये 1/10 होगा। लेट मी यहाँ पे राइट, 1/5 माइनस 1/10 तो 1/10 होगा ना, मतलब 2/20। ओके, दिस इज 2/20, इसमें 1/20 ऐड करोगे तो 3/20, फिर 4/20, फिर 5/20, फिर 6/20। ठीक है, ये सारी प्रोबेबिलिटीज हो गई जो अभी तक क्या थी, अननोन थी। ठीक है, तो अब हम लोग इसे पता लगाएंगे। ओके, अब हमें क्या निकालना है, वेरिएंस। वेरिएंस कितना दिया है, अल्फा, तो 24 अल्फा का। अच्छा, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई माइनस, दिस इज वेरिएंस, दिस इज अल्फा, माइनस सिग्मा एक्स आई पी ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर, मतलब मीन का स्क्वायर होता है। तो एक्स आई स्क्वायर, इसको कैलकुलेटर 0 स्क्वायर इंटू 2/20, तो वही होगा 1 स्क्वायर इंटू 3/20 हो जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर 4 इंटू 4/20 मतलब 16/20 हो गया। ठीक है, 3 स्क्वायर 9 इंटू 5/20 मतलब 9 5 से 45/20। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 96/20, और मीन कितना था, 5/2 था, मतलब 25/4 था, 25/4। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, 96, 45 और 3 48 हो गया, 48 और 6 54, 64 हो गया। 64 मतलब 160/20 माइनस 25/4 मतलब 80 माइनस 25/4 हो गया भाई। तो ये कितना हो गया, इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 24 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 8 होगा, 80 नहीं होगा, तो 8 4 ज़ा 32, 32 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 7/4। दिस इज आवर अल्फा, अल्फा कितना आ गया, 7/4। हमें क्या चाहिए, 24 अल्फा चाहिए, तो 24 इंटू 7/4, आंसर वुड बी 42। ठीक है, ओके, we'll cover the section 4 in next lecture. Thank you.